जिस पर भाभी ने ये आरोप लगाया था कि भैया ने भाभी का सोने का हार ही मुझे दे दिया है। एक दिन मैंने भैया से फोन पर पूछा था कि भाभी का कौन सा हार उन्होंने मुझे दिया है, तो रो पड़े थे वे। जीवन नर्क हो गया है मेरा चंदा। मैं क्या करूं ऐसी औरत का, ना जीती है ना जीने देती है। जी चाहता है इसे मार दूं और खुद फांसी पर लटक जाऊं। भाई की हालत पर तरस आ रहा था मुझे। रिश्तों के बिना इंसान का कोई अस्तित्व नहीं, और जब ये रिश्ते गले की फांस बनने लगे तो कोई कैसे इस रिश्तों को निर्वाह करे। प्रकृति कैसे कैसे जीवों का निर्माण कर देती है जो सदा दूसरों को पीड़ा देकर ही खुश होते हैं। जब तक दो घरों में आग न लगा ले उन्हें चैन ही नहीं आता। चंदा, तू कभी मेरा भला नहीं होने देगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तेरे ससुराल में लड़की ना देती। भाभी के ये शब्द कानों में पड़े तो मेरी तंद्रा टूटी। भैया और भतीजा मेरे समीप चले आए थे। क्या उत्तर था मेरे पास भाभी के आरोपों का? बुआ आइए, आप ऊपर चलिए, सफर की थकावट होगी, हाथ मुंह धोकर कुछ खा लीजिए। भतीजे ने मेरी बाह पकड़ी और भैया ने भी इशारे से साथ जाने को कहा। भाभी का बिलाप वैसा ही चलता रहा। अनमनी सी मैं ऊपर चली आई और पीछे पीछे भाभी का रुदन कानों में पड़ता रहा। तभी सिर पर पल्लू लिए सामने चली आई एक प्यारी सी बच्ची। ये आपकी बहू है बुआ, भतीजे ने कहा। पूजा, बुआ को प्रणाम करो। जीती रहो। आशीर्वाद देकर मन भर आया मेरा। रक्त में लहर सी दौड़ने लगी। मेरे भाई का बच्चा है ना ये, इसकी शादी में आती तो क्या बहू के लिए कोई गहना ना लाती। गले में माला उतार बहू के गले में पहनाने लगी तो भतीजे ने मेरा हाथ रोक दिया। बुआ, आप इस घर की बेटी हैं, आपको हमने दिया ही क्या है जो आप से ले लें। बेटा अधिकार तो दे सकते हो ना, जिसका हनन बरसों पहले भाभी ने सबको अपमानित करके किया था। टूटे रिश्तों को तुम जोड़ पाओ तो मैं समझूंगी आज भी कोई घर ऐसा है जिसे मैं अपना मायका कह सकती हूँ। ये कहकर मैं रो पड़ी थी तो भतीजे ने अपना हाथ पीछे कर लिया था। माला बहू के गले में पहनाकर मैंने उसका माथा चूम लिया। बड़ी प्यारी लगी मुझे पूजा। झट से मेरे लिए नाश्ता परोस लाई। उसी पल मुझे समझ में आ गया कि भैया भाभी नीचे अलग रहते हैं और बहू बेटा ऊपर अलग है। बुआ, पूजा का भी माँ ने वही हाल किया था जो आपका हुआ। जो भी माँ से छू भर जाता है उसी पर माँ कोई ना कोई आरोप लगा देती है। किसी दूसरे के मान सम्मान की माँ को कोई चिंता नहीं। हैरान हूँ मैं कि कोई इतना सब कैसे और क्यों करता है। आज कोई भी माँ के पास जाना नहीं चाहता है। अपनी ईमानदारी पूजा भी कब तक प्रमाणित करती। इसकी माँ ने ही इसे 50 तोला सोना दिया है और माँ ने इस पर भी अपनी अंगूठी उठा लेने का आरोप लगा दिया। और सबसे बड़ी बात, जिन चीजों के खो जाने के आरोप माँ लगाती है वह चीजें वास्तव में होती ही नहीं है। माँ एक काल्पनिक चीज गढ़ लेती है जो ना कभी माँ के पास मिलती है ना ही उसके पास मिलती है। जिस पर माँ आरोप लगाती है, याद आया मुझे जब पहली बार भाभी ने मुझ पर आरोप लगाया था, भारी दुपट्टा और सुनहरी सैंडल का। ये दोनों चीजें कभी मिली ही नहीं थी। माँ का ध्येय मात्र दूसरे को अपमानित करना होता है, इसलिए वह अपनी कोई भी चीज खो जाने का बहाना करती रहती है। मैं क्या करूं बुआ, वह समझती ही नहीं। और यही सब माँ ने निशा को भी सिखा दिया है। मैं मानता हूँ कि उसका पति पहले थोड़ा बिगड़ा हुआ था, अब शादी के बाद काफी संभल गया है, लेकिन निशा बात बेबात हर पल माँ जैसा व्यवहार ससुराल में करती रहती है, जिस पर उसका पति तिलमिलाता रहता है। उस पर उसकी माँ पर अपना कोई ना कोई सामान चुरा लेने का आरोप निशा लगाती रहती है। अब आप ही बताओ, घर में शांति कैसे रहेगी? अपनी इज्जत तो सबको प्यारी है ना बुआ। अपनी माँ को किसी डॉक्टर को दिखाओ, कहीं कोई मनोवैज्ञानिक कारण ही ना हो। हर बेटी अपनी माँ के चरित्र का आईना होती है।
जो माँ ने नानी से सीखा वही निशा ने रोपा। बीमार होते हैं ऐसे लोग जो जहाँ जाते हैं असंतोष और आक्रोश फैलाते हैं। आपने हमें छोड़ दिया। दादा दादी ने भी ताऊ जी के पास ही रहना ठीक समझा। धीरे धीरे सब दूर हो गए। पूजा भी साथ नहीं रहना चाहती। निशा का पति भी अब उसे साथ नहीं रखना चाहता। बुआ, मैंने इसलिए आपको बुलाया था कि इस टूटी डोर का एक सिरा पकड़कर अपनी माँ के किए का कुछ प्रायश्चित कर सकूं। मेरी गोद में सिर छिपाकर रोने लगा मेरा भतीजा। हर बेटी यही चाहती है कि उसका मायका रस्ता बसता रहे, फलता फूलता रहे, क्योंकि मायका उसे बड़ा प्यारा होता है। वहां से मिले शगुन के 5 रुपए भी बेटी को लाखों के बराबर लगते हैं, चाहे बेटी अपने घर करोड़पति ही क्यों ना हो। तुम सबको मेरी उम्र भी लग जाए, मेरे मुंह से हर समय यही निकलता है। उस मर्म को मैं सहज ही महसूस कर सकती हूँ जो आज भैया का है, उनके बेटे का है। क्या करते भैया भी? जिसका हाथ पकड़ा था उसका पर्दा तो रखना ही था। ये अलग बात है कि उसी ने पूरे घर हर रिश्ते को नंगा कर दिया। हर रिश्ता दोनों तरफ से निभाना पड़ता है। अकेला इंसान कब तक अपने हिस्से का दायित्व निभाता रहेगा? एक रिश्ते का पूर्ण रूप तभी सामने आता है जब दोनों तरफ से निभाया जाए। अकेले की तूती ज्यादा देर तक नहीं बच सकती। रो रहा था मेरा भतीजा। उसका मन तो हल्का हो गया होगा, लेकिन मेरे मन का बोझ ये सोचकर बढ़ने लगा था कि कैसे मैं अपनी चचिया सास के घर जाकर भतीजी की वकालत कर पाऊंगी, कैसे उसे समझा पाऊंगी कि वे अपनी बहू को माफ कर दे। सत्य तो यही है ना कि आज तक मैं खुद भी अपनी भाभी को क्षमा नहीं कर पाई हूँ। बुआ, आप सिर्फ एक बार कोशिश करके देखिए। मैं नहीं चाहता कि निशा का घर उजड़ जाए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। आप एक बार निशा के पति को समझाइए और मैं भी निशा को समझाऊंगा। मैं जाऊंगी बेटा, निशा मेरी भी तो बच्ची है। मैं कोशिश करूंगी, पर तुम हाथ मत जोड़ो। घर का माहौल बोझिल था। फिर भी भैया ने मुझे नेक देकर विदा किया। भाभी सदा की तरह आज भी बाहर नहीं आई। कुछ लोग अपने कर्मों की जिम्मेदारी कभी लेना ही नहीं चाहते। वापस लौट आई मैं। मेरा परिवार मुझे वापस पाकर बहुत खुश था। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कहानी पसंद आई ये ज़रूर लिखें, ताकि मुझे कहानी और सुनाने का मन करे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।